आज के वीडियो में जानेंगे यूपीएससी पॉलिटी मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट के बारे में। तो ये टोटल 200 क्वेश्चन है जो पॉलिटी के टेस्ट के लिए या प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना मेंस के लिए इनफ है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक लोकतांत्रिक देश व संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाता है, परंतु भारतीय संविधान के स्वतंत्रता एवं संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह लगाकर संविधान की पवित्रता पर चोट की गई है। समीक्षा करें। तो इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन सबसे पहले आप लोग लिखेंगे प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में संविधान होता है और ताकि संवैधानिक सरकार एवं नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण होने के साथ शासन व्यवस्था के निश्चित स्वरूप एवं उद्देश्य का निर्धारण हो सके। और यहाँ पे डायग्राम बना दीजिएगा लोग। डायग्राम से बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं मेंस में। तो प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाता है, क्योंकि भी कुछ पॉइंट आ जाएंगे। तो पहला है, संविधान सभा का गठन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से होता है जो जन इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए इनके द्वारा निर्मित संविधान में जन इच्छा एवं जन कल्याण का विचार सहमति होता है। और संविधान सभा में फिर पैराग्राफ को चेंज करके लिखिएगा लोग। संविधान सभा में विविधता एवं विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान सदस्य होते हैं, जहां विचार विमर्श द्वारा विरोध का समाधान करके और आम सहमति से शासन व्यवस्था के स्वरूप एवं लक्ष्य का निर्धारण होता है। परंतु भारतीय संविधान की स्वतंत्रता एवं संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह लगाकर संविधान की पवित्रता पर चोट की गई है। जैसे में कुछ पॉइंट आ जाएंगे और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में आप लोग यूज कर सकते हैं लोग। तो संविधान सभा संप्रभु नहीं है, क्योंकि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ। कैबिनेट मिशन ब्रिटिश संसद के अधीन थी, अतः संविधान सभा सभी ब्रिटिश संसद के अधीन है। संविधान सभा की पहली बैठक कैबिनेट मिशन ने आयोजित की और संविधान सभा को स्थगित करने का अधिकार कैबिनेट मिशन के पास था। अतः भारतीय संविधान पवित्र नहीं है, क्योंकि इस संविधान में ब्रिटिश हित निहित है और ब्रिटिश शासन के हितों की पूर्ति का माध्यम संविधान है। और ये डायग्राम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आप लोग लिख सकते हैं लोग। तो परंतु तार्किक दृष्टि से विचार किया जाए तो संविधान सभा संप्रभु थी और संविधान भी पवित्र है, क्योंकि में पहला पॉइंट है, संविधान सभा को भंग करने का अधिकार न तो ब्रिटिश संसद के पास था न तो कैबिनेट मिशन के पास, बल्कि संविधान सभा स्वयं 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संविधान सभा भंग कर सकती है। दूसरा पॉइंट है, संविधान सभा का संचालन एवं एक निर्वाचित स्थापित द्वारा होता था, जिसका निर्वाचन संविधान के सदस्यों ने किया। और तीसरा पॉइंट है, संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को लागू करने के लिए ब्रिटिश संसद की अनुमति नहीं ली गई। और चौथा पॉइंट है, संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को प्रोत्साहित करने वाले नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। और प्रस्तावना में हम भारत के लोग वाक्यांश का प्रयोग करके जन संप्रभुता के विचार को महत्व दिया गया, पवित्रता का सूचक है। और लास्ट में कंक्लूजन आप लोग लिख सकते हैं ना। वस्तुतः संविधान सभा एवं स्वतंत्र थी तथा निर्मित संविधान अत्यंत पवित्र है, जिसमें समय के अनुरूप संशोधन करके उसकी प्रासंगिकता को बनाए रखा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघवाद से आप क्या समझते हैं? क्या यह संविधानवाद संविधान के बिना संभव है? यदि हाँ नहीं तो अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इस क्वेश्चन के लिखिएगा लोग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, और ये 15 नंबर के क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में लिखना है। तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे लोग। संविधानवाद सरकारों की वह राजनीतिक व्यवस्था है जहां संविधान के अनुसार राजनीतिक सरकारें बनाई जाती हैं एवं अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाएगा, किसी राष्ट्र में संविधानवाद की अवधारणा तभी संभव है जब वहाँ संविधान हो। संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च विधि या कानून होता है जो कि सरकार के गठन कार्य एवं उत्तरदायित्व को परिभाषित और निर्देशित करती है, जबकि संविधानवाद के अंतर्गत सरकारों का निर्वाचन या गठन संविधान वर्णित प्रावधानों के आधार पर किया जाता है।
और नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान यह बताता है कि सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जबकि संविधानवाद एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि सरकार किस स्तर तक संवैधानिक प्रावधानों का अनुसरण करती है। और संविधान लिखित व अलिखित दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जबकि संविधानवाद में इनकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एक प्रक्रिया है। और संविधान के बिना संविधानवाद की अवधारणा अतार्किक है, क्योंकि संविधानवाद में संविधान के मौलिक तत्व अंतर्निहित है, जैसे संविधानवाद के अंतर्गत निम्न तत्वों का होना अनिवार्य है। और तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, संविधानवाद के अंतर्गत निम्न तत्वों का होना अनिवार्य है। तो ये टोटल 5 पॉइंट है। सीमित सरकार, लोकतंत्र, शक्तियों का पृथक्करण, विधि का शासन और सरकार की मनमानी शक्तियों का प्रयोग, प्रयुक्तियुक्त प्रतिबंध, उपरोक्त सभी तत्वों का उल्लेख संविधान में किया जाता है। और विस्तृत रूप से सरकार 3 तरह के से कार्य करती है: कानून को बनाना, उनका पालन करवाना एवं उनकी समय समय पर जांच करना ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके। और समय में कानून की व्यवस्था बनाए रखने एवं नागरिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु संविधान का निर्माण किया जाता है और सरकार उसी के अनुरूप शासन व्यवस्था को बनाए रखती है। जब यही शासन की प्रक्रिया सुस्पष्ट होती है तो हम इसे ही संविधानवाद कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र में मात्र संविधान होने से, लास्ट में कंक्लूजन लिख सकते हैं लोग, अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र में मात्र संविधान होने से ही संविधानवाद नहीं होता है, बल्कि उसमें संविधान के अनुसार वर्णित तत्वों का पालन होना भी अनिवार्य है। जैसे भारत में संविधान एवं संविधानवाद दोनों है, परंतु पाकिस्तान एवं चीन में संविधान तो है पर संविधानवाद नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को आप किस प्रकार भारतीय संविधान के संदर्भ में तर्क संगत मानते हैं, टिप्पणी कीजिए। तो 150 शब्द में लिखना है, 10 नंबर के क्वेश्चन है। तो इंट्रोडक्शन लिखिएगा लो। भारतीय संविधान विश्व का एक विशालतम संविधान है। यह नागरिक अधिकारों की सुरक्षा राजनीतिक शक्तियों से करता है। इसके साथ ही समाज में निवासित लोगों के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकारों को पोषित भी करता है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान मॉन्टेस्क्यू द्वारा किया गया था। इनका मानना था कि यदि सरकार की प्रणाली में सरकार की शक्तियों को बांटा नहीं गया तो निरंकुशता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे नागरिक अधिकारों की अवहेलना होगी एवं समाज में अराजकता व्याप्त हो जाएगी। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार के तीनों शक्ति, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, चेक एंड बैलेंस के माध्यम से एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण स्थापित करती है। शक्ति पृथक्करण का भारतीय मॉडल अमेरिका एवं ब्रिटिश मॉडल की तुलना में अधिक व्यवहारिक है। और भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत को अपनाए जाने के कारण निम्नलिखित है। पहला है, इसमें कुछ पॉइंट आ जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारों की निरंकुशता को रोकने के लिए, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर संविधान की व्याख्या और उसमें उचित संशोधनों के लिए, नीतियों की स्पष्ट जांच एवं उनका उचित क्रियान्वयन करने के लिए, कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बने रहने के लिए और संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए। और लास्ट में कंक्लूजन लिख सकते हैं लोग। तो इसमें के इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के और बॉडी पार्ट में जो पॉइंट है आप लोग मेंस के आंसर राइटिंग करते टाइम यूज कर सकते हैं। अतः यह कंक्लूजन है, अतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान एक अत्यधिक व्यवहारिक संविधान है जो कि सरकार के कार्यों का निर्देशन करता है, उनके क्रियान्वयन में मदद करता है, उनकी प्रासंगिकता बनाए रखता है। भारतीय संविधान में विधायिका एवं कार्यपालिका के लिए ब्रिटिश मॉडल तो वही न्यायपालिका के लिए अमेरिका मॉडल अपनाया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के द्वारा अध्यक्षात्मक प्रणाली को प्राथमिकता न देते हुए संसदीय प्रणाली को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली का एक जीता जागता उदाहरण है। इस संदर्भ में भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा अध्यक्षात्मक प्रणाली न अपनाए जाने के कारणों को समीक्षा कीजिए। तो 150 शब्द में लिखना 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखिएगा लो। लोकतंत्र में सरकार का निर्वाचन लोगों के द्वारा किया जाता है और इसे हम लोगों की सरकार के रूप में जानते हैं। लोकतंत्र को संसदीय एवं अध्यक्षात्मक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाती है। अध्यक्षात्मक प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है। यह सिद्धांत शक्तियों के कठोर अनुपालन का समर्थन करता है ताकि सरकार सुव्यवस्थित ढंग से क्रियाकलाप कर सके। और भारत में अध्यक्षात्मक प्रणाली न अपनाए जाने के कारण कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आ जाएंगे। तो भारत एक लोकतांत्रिक समाज है, यहाँ विविधता के संरक्षण हेतु अध्यक्षात्मक प्रणाली नहीं अपनाई गई है। दूसरा पॉइंट है, स्वतंत्रता के पूर्व भारत में संसदीय प्रणाली ही प्रचलित थी। तीसरा पॉइंट है, नेहरू रिपोर्ट और भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान संसदीय प्रणाली का समर्थन कर रहे थे। और विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य टकराव से बचने हेतु, उत्तरदायी सरकार हेतु, सरकार बनने के लिए व्यापक प्रतिनिधित्व हेतु और भारत में संसदीय प्रणाली
ने लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक स्वरूप को प्रासंगिकता प्रदान की है। यहाँ सरकार अधिक उत्तरदायी है, अर्थात यदि निम्न सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए या धन्यवाद प्रस्ताव पारित न हो पाए तो सरकार गिर जाती है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में निरंकुशता के तत्व होते हैं, जहाँ सरकार मनमानी कृत्य कर सकती है, इसीलिए संसदीय सरकार की महत्ता अधिक हो जाती है। और लास्ट में कंक्लूजन निष्कर्ष लिख सकते हैं लोकतांत्रिक प्रणाली में संसदीय एवं अध्यक्षात्मक दोनों की प्रासंगिकता है, जिसका उदाहरण क्रमशः भारत, ब्रिटेन एवं अमेरिका में देखा जा रहा है। इन तीनों राष्ट्रों में लोकतंत्र का एक भिन्न रूप है, इसके बावजूद भी यहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों का महत्व बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली को अपनाए जाने के क्या कारण है? संरचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो 250 वर्ड्स में लिखना है। 15 नंबर के क्वेश्चन है, तो सरकार की संसदीय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। आइवर जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है, क्योंकि इसमें शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट होता है। संसदीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव करने वाली ब्रिटिश संसद के उद्भव के उपरांत इसे सरकार का वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहा जाने लगा। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन, जापान, कनाडा एवं भारत आदि में प्रचलित है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के गुण, तो पहला गुण है इसमें विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य देखने को मिलता है। कार्यपालिका विधायिका का अंग है और दोनों अपने कार्यों में स्वतंत्र है। परिणाम स्वरूप इन दोनों अंगों के बीच बहुत कम विवाद देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी प्रकृति के अनुसार संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है। मंत्री अपने मूल एवं कार्याधिकार कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विधायिका अपने मंत्रियों पर विभिन्न तरीके से नियंत्रण रखते हैं, जैसे प्रश्न काल पर चर्चा, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि। यदि निरंकुशता का प्रतिषेध करता है। इस व्यवस्था में कार्यकारिणी एक समूह में निहित होती है, न कि एक व्यक्ति में, अर्थात कार्यकारिणी विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और उसे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। इसमें सत्तारूढ़ सरकार के बहुमत खो देने पर राज्य का मुखिया अर्थात राष्ट्रपति विपक्षी दल को सरकार बनने के लिए आमंत्रित करता है और इसमें व्यापक प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका लोगों के समूह द्वारा गठित होती है। उदाहरण के लिए मंत्री लोगों का प्रतिनिधित्व। और संसदीय व्यवस्था के दोष कौन कौन से हैं? तो यह अस्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं करता है। इसमें दीर्घकालीन नीतियां लागू नहीं हो पाती हैं, क्योंकि सरकार कार्यकाल की अनिश्चितता बनी रहती है और सत्तारूढ़ दल में परिवर्तन होने से सरकार की नीतियों में भी परिवर्तन हो जाती है। मंत्रिमंडल की निरंकुशता, जब सत्तारूढ़ पार्टी को संसद का पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है तो यह कैबिनेट निरंकुश हो जाती है और वह लगभग असीमित शक्तियों की तरह कार्य करने लगती हैं शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध। और भारत में संसदीय व्यवस्था को बनाए जाने के कारण, तो भारत में संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का अधिक उत्तरदायी होना, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत सरकार के संसदीय स्वरूप में परिचित होना और यह विधायी कार्यकारी संघर्षों के निपटने में सहायक है। भारत जैसे देशों में धार्मिक, भाषाई, जातीय और सांस्कृतिक विविधता के कारण संसदीय प्रणाली का समावेश आवश्यक है। यह प्रणाली सरकार में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के अधिक प्रतिनिधित्व की अनुमति देती है और इस प्रकार के भारत में हम संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के रूप में देखते हैं, क्योंकि इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और उनका कार्यकाल तब तक उन्हें विधायिका का विश्वास प्राप्त है। और क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 का वर्णन करते हुए राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी विवाद एवं राष्ट्रपति को प्राप्त अनुमतियों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। तो अनुच्छेद 65 में उल्लेख किया गया है कि आकस्मिक रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अधिनियम 1969 बनाया गया है। इसके अंतर्गत निम्न प्रावधान सम्मिलित है। उपराष्ट्रपति की भी यदि उपलब्धता न हो तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन करता है। यदि मुख्य न्यायाधीश भी न हो तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अभी तक केवल एक ही बार मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। निर्वाचन संबंधी विवाद अनुच्छेद 71 में उल्लिखित है। इसके तहत निर्वाचन संबंधी विवाद का समाधान उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। यदि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति का निर्वाचन शून्य घोषित कर दे तो अब तक उसके द्वारा किए गए कार्य वैध बने रहेंगे। यदि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कोई रिक्ति हो तो निर्वाचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन संपन्न होने से पूर्व राष्ट्रपति चुनाव संबंधी कोई याचिका स्वीकार नहीं होगी। और राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, तो राष्ट्रपति के विशेषाधिकार उन्मुक्तियां का प्रावधान अनुच्छेद 361 में के अंतर्गत किया गया है। इन प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान कोई
कोई दंडित कार्रवाई नहीं चलाई जाएगी और उससे उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। कोई न्यायालय उसके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति पर मात्र सिविल कार्रवाई की जा सकती है। और लास्ट में कंक्लूजन लिख सकते हैं, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रावधान है, अतः वह संविधान के अनुसार कार्य करता है तथा उसके कार्यों के सुचारू रूप से चलाने एवं उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए संविधान में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, देश के औपचारिक प्रमुख होने के साथ ही भारत के राष्ट्रपति को संवैधानिक शक्तियों और कार्यों का दायित्व सौंपा गया है। इस कथन के आलोक में भारतीय राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखिए। भारत सरकार के सभी कार्यों को राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को विस्तृत शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त कूटनीतिक शक्ति का भी प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है। राष्ट्रपति को संसद का एक अंग माना जाता है, जिसके तहत वह संसद के कृत्यों का निर्वहन कर सकता है, अर्थात कुछ कानूनों का निर्माण अध्यादेश के रूप में कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ तो अनुच्छेद 80 के अनुसार वह संसद के उच्च सदन में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। इनमें विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा अनुभव अथवा योग्यता वाले व्यक्ति शामिल होते हैं। अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के सत्र को अछूत करने, सत्रवासन एवं विघटन से संबंधित लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकते हैं अथवा विघटित कर सकते हैं। अनुच्छेद 86 के अनुसार राष्ट्र सदन के दोनों भागों में संबोधित कर सकते हैं, संसद के दोनों सदनों को संदेश भेज सकते हैं। अनुच्छेद 87 कहते हैं, राष्ट्रपति का संसद में अनिवार्य संबोधन दो अवसरों पर, पहला भारत प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र बजट सत्र नहीं है, दूसरा साधारण निर्वाचन के पश्चात लोकसभा की प्रथम बैठक या सत्र से संबंधित है। कुछ विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत होंगे। नए राज्य का निर्माण, राज्यों का नाम, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, धन विधेयक, अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाने वाला विधेयक आदि। अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करना होता है। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देता है। जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। वह विधेयक पर सहमति या अनुमति दे सकते हैं, वह विधेयक पर असहमति या अनुमति रोक सकते हैं, वीटो, वह विधेयक यदि विधेयक धन विधेयक नहीं है को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन यदि संसद वापस नहीं भेजती है तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। और यदि संसद दोबारा विचार करने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है तो राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देना बाध्यकारी होता है। और राष्ट्रपति कार्यालय के औपचारिक व पहलुओं में राज्य समारोह और कार्यक्रम शामिल है, जहाँ राष्ट्रपति भारतीय राज्य के प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं। अतः भारतीय राष्ट्रपति को हम देश का प्रथम नागरिक मानते हैं, जिसमें देश की सर्वोच्च शक्ति एवं सर्वोच्च अधिकार निहित होते हैं। राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होने के साथ साथ संवैधानिक दायित्वों का भी निर्वहन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के में राष्ट्रपति का पद रबर स्टैम्प की भांति है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कार्यकारी प्रधान होते हैं और उसकी मुख्य शक्तियाँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती है। 42वां या 44वां संविधान संशोधन एवं राम जोया बनाम पंजाब राज्य के निर्माण आदि के आधारों पर यह आरोप लगाया जाता है कि राष्ट्रपति रबर स्टैम्प की भांति है, किंतु इससे सहमत नहीं हुआ जा सकता क्योंकि राष्ट्रपति के पास अनेक विवेकाधीन शक्तियाँ भी है। जैसे पहला है, जब त्रिशंकु लोकसभा अस्तित्व में होती है तब वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपने विवेक से करता है। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो के प्रयोग करने की शक्ति होती है, जैसे कि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सी द्वारा भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में किया गया। और अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 के अनुसार वह मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। आपातकाल के समय राष्ट्रपति के समाधान पर ही राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया जाता है। और जब मंत्रिपरिषद लोकसभा में पराजित हो जाता है और त्यागपत्र नहीं देता है तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। और अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को देश के शासन से अवगत कराए। अगर कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करता है तो राष्ट्रपति स्वविवेक से ऐसा करने के लिए कह सकता है।
और कंक्लूजन यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति रबर स्टैम्प की भांति नहीं है। राष्ट्रपति को विशेष परिस्थितियों में निर्णय लेने की शक्ति है। वह सरकार के अभिभावक या संरक्षक के रूप में प्रभावी भूमिका का निर्वहन करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय लोकतंत्र मंत्रिमंडल के महत्व को रेखांकित करते हुए मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल की तुलनात्मक समीक्षा कीजिए। तो इंट्रोडक्शन लिखिएगा लोग। मंत्रिपरिषद में शामिल उन मंत्रियों का समूह होता है जो व्यवहारिक रूप से नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और मंत्रिमंडल का महत्व तो यह हमारी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था है, जो कि केंद्र सरकार की मुख्य नीति निर्धारण अंग के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। यह महत्वपूर्ण मुद्दों पर राष्ट्रपति को परामर्श देती है तथा इसका परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होते हैं। यह उच्चतम स्तर पर जैसे संवैधानिक अधिकारियों और वरिष्ठ सचिवालय प्रशासकों की नियुक्ति को नियंत्रित करती है। यह केंद्रीय प्रशासन की मुख्य समन्वयक है और मुख्य आपदा प्रबंधन के रूप में सभी आपातकालीन स्थितियों से निपटती है। और यह केंद्र सरकार की उच्च कार्यकारिणी है जो विदेश नीतियों और विदेश मामलों को देखती है। मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल यह दोनों शब्द अक्सर एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें एक निश्चित अंतर है। मंत्रिपरिषद का गठन संविधान के प्रावधानों के अनुसार किया गया है, जबकि मंत्रिमंडल का गठन ब्रिटिश परंपरा के आधार पर किया गया। इसे संविधान के अनुच्छेद 352 में 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री आदि शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है जिसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। अतः यह मंत्रिपरिषद का ही एक भाग है। और नेक्स्ट पॉइंट, मंत्रिपरिषद की बैठक कभी नहीं बुलाई जाती है, सदैव मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जाती है। यही वास्तविक नीति निर्माता निकाय होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत का सैद्धांतिक व मंत्री परिषद में निहित होती है, जबकि व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल में निहित होती है। निष्कर्ष लिख सकते हैं लोग इस प्रकार, मंत्रिमंडल केंद्र सरकार के उच्च कार्यकारिणी के रूप में निहित निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो मंत्रिपरिषद का ही एक महत्वपूर्ण अंग। क्वेश्चन नंबर 9 है, बदलते समय के साथ भारतीय लोकतंत्र में राज्यसभा की स्थिति में गिरावट आई है, विश्लेषण कीजिए। तो राज्यसभा राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधि करने वाला उच्च सदन है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। यह संसदीय कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि लाने एवं राष्ट्रीय हित एवं पर प्रभावी चिंतन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन विगत वर्षों में उत्पन्न निम्नलिखित प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप राज्यसभा की भूमिका में गिरावट उत्पन्न हुई है। पहला है, वर्तमान राज्यसभा के हारे हुए प्रतिनिधियों का सदन बनाकर उभरा है। और दूसरा पॉइंट है, राज्यसभा लोकसभा के हारे हुए प्रतिनिधियों का सदन बनकर उभरा है। तीसरा पॉइंट है, राज्यसभा में कभी कभी समय का दुरुपयोग हुआ है। ऐसी भी अवसर आए हैं जब राज्यसभा ने एक दिन मात्र कुछ मिनटों तक ही कार्य किया गया है। सदस्यों अनुशासनहीनता की वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप सदन में अनियमित आचरण का यदाकदा प्रदर्शन हुआ है। बढ़ते हुए राजनीतिक दोषों, राजनीतिक संकीर्णताओं ने राजनीतिक दलों में अनुशासन, एकता और प्रतिबद्धता के अभाव जैसे लक्षण विकसित किए हैं। इससे राज्यसभा में एक कमजोर कार्यशैली का विकास हुआ है। राज्यसभा की भूमिका अत्यंत संकीर्ण होती जा रही है। परिणाम स्वरूप राज्यों का हित तथा लोकहित का कार्य महत्वहीन होकर रह गए हैं। अतः राज्यसभा को अपनी गरिमा के अनुरूप भूमिका में सुधार करना होगा, अन्यथा इसके अस्तित्व पर प्रश्न उठने स्वाभाविक है। 21वीं सदी चुनौतियों और संभावनाओं की शताब्दी है, इसीलिए राज्यसभा को चुनौती का समाधान करने के लिए एक चिंतक सभी के रूप में स्वयं को विकसित करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, दल बदल अधिनियम के तहत किन आधारों पर किसी व्यक्ति को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है, चर्चा कीजिए। तो सरकारों के नैतिक पतन, भ्रष्टाचार में वृद्धि एवं राजनीतिक अपराधीकरण जवाबदेहिता को देखते हुए 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान शामिल किया गया है। संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति के संसद के सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है अगर उसे 10वीं अनुसूची के उपबंधों के तहत दोषी पाया गया हो। निम्नलिखित आधारों पर कोई व्यक्ति संसद के सदस्यता से अयोग्य घोषित हो सकता है यदि, पहला पॉइंट है, कोई सदस्य अपने दल के अध्यक्ष के निर्देशों के विरुद्ध सदन के भीतर आचरण करे, अर्थात सदन में मतदान करे।
वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग करता है जिस दल के टिकट पर उसे चुना गया हो, और कोई निर्दलीय सदस्य निर्वाचन के पश्चात किसी दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, और कोई नामित या नाम निर्देशित सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। और निष्कर्ष इस प्रकार दल बदल अधिनियम राजनीतिक अस्थायित्व को बढ़ाने तथा राजनीतिक भ्रष्टाचार को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाले संसदीय प्रस्तावों को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले भूमिका लिखेंगे लोग। संसदीय कार्यवाही के प्रभावी संचालन के लिए कुछ नियम व प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं, जिनमें कुछ नियम संसद द्वारा बनाए गए हैं तथा कुछ ब्रिटिश शासन से लिए गए हैं तथा कुछ परंपरा आधारित है, जो निम्न प्रकार है। और प्रश्नकाल में देखेंगे लोग तो प्रतिदिन संसद की बैठक शुरू होने के बाद पहला घंटा सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछने के लिए निर्धारित होता है, जिसे प्रश्नकाल कहते हैं। इसमें बिना बताए प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें मंत्री से सूचना मांगना, राय मांगना आदि शामिल है। सामान्यतः इसकी कार्यवाही 11 बजे से 12 बजे तक होती है। इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है तारांकित प्रश्न, दूसरा है अतारांकित प्रश्न, तीसरा है अल्प सूचना वाले प्रश्न। और शून्यकाल में देखेंगे तो इसका वर्णन संसद के नियमों में नहीं है, यह परंपरा से प्रारंभ हुआ है, यह भारत की देन है और संसदीय परंपरा में वर्ष 1962 से चली आ रही है, इसलिए यह अनौपचारिक साधन है। प्रश्नकाल की समाप्ति और भोजनावकाश के बीच का समय 12 से 1 PM शून्यकाल कहलाता है। इसमें सदस्यगण बिना सूचना दिए उपस्थित मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। और आधे घंटे की बहस या चर्चा में देखेंगे तो जिन विषयों पर प्रश्नकाल के दौरान उत्तर दिया जा चुका है उस विषय पर सदन के सदस्य चर्चा की मांग कर सकते हैं। इसमें नए विषयों पर चर्चा नहीं होती है। ऐसी चर्चा सदन के अंतिम आधे घंटे 5:30 से 6 PM में केवल सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आयोजित की जाती है। इसमें प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए प्रश्नों का और अच्छे से स्पष्टीकरण हो जाता है। और 2 घंटे के बीच बहस या चर्चा में देखेंगे तो इसे अल्पावधि की चर्चा भी कहते हैं। इसमें सार्वजनिक महत्व को नए विषयों पर चर्चा की जाती है। इसके लिए औपचारिक प्रस्ताव और मतदान आवश्यक नहीं है। और धन्यवाद प्रस्ताव में देखेंगे लोग राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। दोनों सदनों की चर्चा व मतदान होता है। यदि लोकसभा मतदान के दौरान यह पारित हो जाता है तो इसका अर्थ है कि सरकार बहुमत में है। और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तो यह भारत की देन है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। सदन के किसी भी सदस्य द्वारा मंत्रियों का ध्यान किसी विषय की उपेक्षा होने पर आकर्षित करने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव तो सदन की कार्यवाही को रोकने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों के समर्थन से यह प्रस्ताव किसी अति महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए लाया जा सकता है। और निंदा प्रस्ताव में देखेंगे तो इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। इसमें किसी एक मंत्री या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के संदर्भ में किसी विशेष मुद्दे पर निंदा की जाती है। और लास्ट में निष्कर्ष लिखिएगा लोग। उपरोक्त प्रस्तावों के अतिरिक्त भी संसद द्वारा नियम कानून समय पर निर्धारित किए जाते हैं और जो संसद की कार्यवाही में पारदर्शिता लाने व मंत्रियों की जवाबदेही बताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि यह प्रस्ताव व नियम संसदीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। संसदीय व्यवस्था संचालन के मामले में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 12 है, धन विधेयक और वित्त विधेयक का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। साथ ही साथ धन विधेयक के उपयुक्त मानदंडों की विवेचना कीजिए। तो संविधान का अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रावधानों को धन विधेयक घोषित किया जा सकता है। और पहला पॉइंट है, किसी भी कर का अधिरोपण, कर लगाना, उन्मूलन, कर का उन्मूलन, परिहार, कर में कमी, किसी भी कर में परिवर्तन या विनियमन धन विधेयक के अंतर्गत आता है। भारत सरकार द्वारा उधार लेने या गारंटी देने का विनियमन या किसी भी वित्तीय बाधाओं से संबंधित कानून का संशोधन, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा या उससे धन निकाल
भारत की संचित निधि से धन का विनियोजन और भारत की संचित निधि पर प्रभावित किए जाने वाले किसी व्यय की घोषणा करना या उसकी राशि में वृद्धि करना, भारत की संचित निधि या लोक लेखा के लिए धन प्राप्त करना या ऐसी धनराशि अभिरक्षा या निकासी, और संघ या राज्य के लेखाओं की लेखा परीक्षा करना। वित्त विधेयक में देखेंगे तो जो विधेयक राजस्व या व्यय जैसे वित्तीय मामलों से संबंधित होते हैं उन्हें वित्त विधेयक कहा जाता है। इसमें किसी नए प्रकार की कर की लेवी या कर में संशोधन आदि से संबंधित विषय शामिल होते हैं। अनुच्छेद 17 वित्त विधेयक से संबंधित है और वित्त विधेयक को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है वित्त विधेयक और 1 में अनुच्छेद 117 क्लॉज 1 है और वित्त विधेयक सेकंड में अनुच्छेद 117 क्लॉज 3 है। धन विधेयक और वित्त विधेयक के बीच अंतर, तो धन विधेयक और वित्त विधेयक में कोई विशेष अंतर नहीं है। अंतर केवल पारित होने की प्रक्रिया में है। वास्तव में सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। केवल वे वित्त विधेयक धन विधेयक हैं जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है और जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया गया है। धन विधेयक और वित्त विधेयक के बीच मुख्य अंतर उनके दायरे, उच्च सदन की भूमिका और राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकताओं में निहित है। धन विधेयक सरकार के संचालन हेतु आवश्यक है और यह सरकार के सर्वोच्च तथा व्ययों को संदर्भित करता है। अतः इसकी जिम्मेदारी धन विधेयक के माध्यम से पूर्णतः सत्ता के पक्ष में हाथों में होती है। और क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति में अमेरिकी मॉडल की जगह कनाडाई मॉडल को अपनाया जाना आवश्यक था। संविधान निर्माण के दौरान संविधानविदों ने राज्यपाल के लिए अमेरिकी मॉडल के आधार पर निर्वाचित किए जाने पर बल दिया, लेकिन संविधान सभा में बहस के पश्चात निष्कर्ष निकाला गया कि भारतीय परिस्थिति के लिए निर्वाचित राज्यपाल तर्कसंगत नहीं होगा। अतः अमेरिकी मॉडल का परित्याग कर मूल संविधान में कनाडाई मॉडल को अपनाया गया है और राज्यपाल की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान किया गया है। कनाडाई मॉडल को अपनाए जाने के तर्क, तो भारत में राज्यों में भी संसदीय प्रणाली के अनुसार सरकारों का गठन होगा। अतः राज्यपाल का निर्वाचन अनावश्यक होगा क्योंकि राज्यपाल नाममात्र का प्रधान होगा और निर्वाचित राज्यपाल स्वयं को मुख्यमंत्री से श्रेष्ठ समझता है। अतः सत्ता के शीर्ष पर टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। यदि राज्यपाल और मुख्यमंत्री अलग अलग दलों में कोई व्यक्ति चुने जाते तो भी सत्ता के शीर्ष पर टकराव जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। नियुक्ति किए गए राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार अपने दायित्वों के प्रति बेहतर निर्वाह कर सकती है, जो कि निर्वाचित राज्यपाल के द्वारा संभव नहीं था, जैसे अनुच्छेद 355 में राज्यों के प्रति दिए गए केंद्र का कर्तव्य। इस प्रकार भारत में राज्यपाल को अमेरिकी प्रणाली के आधार पर निर्वाचित करने के बजाय कनाडाई मॉडल के आधार पर नियुक्ति करने पर बल दिया गया है, ताकि राज्यपाल और मुख्यमंत्री में गतिरोध न हो और विधायी कार्य सुचारू रूप से संचालित होती रहे। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।